हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइन टीच क्लासेस। तो आज हम फ्रेंड्स अपने आगे का टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक को करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को हम देखेंगे। फ्रेंड्स अभी तो हम लोग जो ये सब पोर्शंस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इन डिटेल कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम को कम से कम 20 से 25 दिन रह जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक रैपिड जो क्रैश कोर्स टाइप का एक रैपिड रिपीटेशन लेके आऊँगा, ताकि आप लोग को जो मैं ये सब अभी पढ़ा रहा हूँ इन डिटेल में, जो अपने नोट्स से, तो उसको आपको उस समय जो मैं रैपिड आपको मतलब कि कोर्स कवर करूँगा उस समय, यानी एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन पहले, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। वो उसमें आपको इंस्टेंट रिकॉलिंग का काम करेगा, यानी कि जो मैं उस समय रैपिड शॉर्ट टर्म में लेके आऊँगा अपना नोट्स को, उसमें आपको मतलब ऑल थ्योरीज और मतलब जितने भी पेडागोजिकल टर्म्स हैं और जितने भी मतलब कि ट्रिक हैं, डू एंड डोंट्स हैं, वो सब मैं लेके आऊँगा आपको 20 से 25 दिन पहले एग्ज़ाम के। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग इसको, जो थ्योरी भी है और जो मतलब अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पूरा जो डिटेल में जो पोर्शंस है, उसको हम लोग अभी कर रहे हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम जुलाई में है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग के पास पर्याप्त समय है। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको डिटेल में देख रहे हैं नोट्स के थ्रू, और जब एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन रह जाएंगे, तो उस समय मैं आप लोगों को रैपिड रिवीजन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो अभी हम लोग आगे का अपना जो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को हम देखेंगे। तो इसमें जो डेवलपमेंट है, जो वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। तो डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली। जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो सीक्वेंशियल ऑर्डरली चलता है। कैसे? जैसे आप लोगों ने पीछे ऊपर देखा भी था कि सीक्वेंसली जो ऑर्डरली चलता है, उसमें क्या आता है फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले फिजिकल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कॉग्निटिव होता है। देखिए, पहले फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, फिर सोशल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल डेवलपमेंट। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंशियल वे में चल रहा है और ऑर्डरली वे में चल रहा है। यानी पहले फिजिकल डेवलपमेंट हुआ बच्चे का, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ बच्चे का, फिर सोशल डेवलपमेंट हुआ बच्चे का, फिर इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, वो हमारा सीक्वेंशियल और ऑर्डरली चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन। तो जो विकास की दर है, वो भिन्न होती है। यानी कि हमारा जो आपका जो डेवलपमेंट है, वो वेरियस पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है फ्रेंड्स। इस पॉइंट में यही बोला गया है कि जो डेवलपमेंट होता है, वो उसका जो विकास की दर होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। यानी किसी पर्सन में या किसी बच्चे में अलग तरीके से, इसी में अलग तरीके से, मतलब कि वेरियस वेरियस होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल जनरल टू स्पेसिफिक। तो और जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी जर्नल से स्पेसिफिक के तरफ हमारा जो डेवलपमेंट होता है। Growth and development is a product of both heredity and environment। तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट किसका है, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। ये दोनों का, ये जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट, ये किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में संबंध कैसा होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का होता है संबंध। ठीक है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी जो विकास है वो पूर्वानुमान है। देयर इज अ कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो देयर इज अ कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो इंटरेक्शन होता है डेवलपमेंट के बीच में, तो उसमें ऑल फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है फ्रेंड।
ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। तो जो डेवलपमेंट होता है ऑल टाइप्स का, वो क्या होता है फ्रेंड्स, आर इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि पी से फिजिकल हो गया, फिजिकल से फिर कॉग्निटिव, सी से कॉग्निटिव, एस से क्या हो गया फ्रेंड्स, सोशल, और ई से इमोशंस। तो ये क्या है, ये चारों हैं इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो जब ये जो इंटर रिलेटेड है फ्रेंड्स, इन्हीं के से रिलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तभी हमारा विकास होता है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो डायरेक्शन क्या है, दिशा। इसमें क्या है फ्रेंड्स, दो दिशा है, एक सेफेलोकॉडल और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉडल को क्या बोलते हैं हिंदी में, लंबवत, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। और प्रॉक्सिमो डिस्टल को क्या बोलते हैं, नियर टू फार, यानी पास से दूर, जिसे हम समीपस्थ, दूरस्थ भी बोलते हैं। और सेफेलोकॉडल को क्या बोलते हैं, जिसमें सिधोरनमुखी बोलते हैं, जिसे हम सिधोरनमुखी के नाम से जानते हैं। और इसमें विकास कैसे होता है बच्चे का, हेड टू टो, यानी सिर से पैर की तरफ उसका विकास होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, नियर टू फार में इसमें क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी केंद्र से बाह्य की तरफ, जिसे बाह्य को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी भी बोलते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें विकास कैसे होता है, यानी सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है। जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का एक चौथाई होता है, जिसमें 25% होता है। इसी कारण बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है फ्रेंड, कि वो हमें मासूम दिखाई देता है, उसका चेहरा जो होता है वो हमें भोला इसीलिए दिखाई देता है, क्योंकि जन्म के समय बच्चे का जो सिर होता है वो शरीर से एक चौथाई यानी 25% बिग होता है, यानी बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है फ्रेंड्स, तो दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, डिफरेंशिएशन पाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती है, सभी प्रजातियों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। उदाहरण के लिए, दो बंदर भी एक जैसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, सही बात है, उनमें किसी न किसी तरह या स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरिएशन और कॉमन। तो जो वेरिएशन होता है इंडिविजुअल डिफरेंस में, वो कॉमन होता है विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज, जो सारे स्पीसीज में यानी जातियों में, प्रजातियों में पाई जाती हैं फ्रेंड्स। वेरिएशन एडेड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। तो वेरिएशन क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, कलर देखने को मिलता है, एंड ब्यूटी टू नेचर, और ब्यूटी टू नेचर, नेचर से में देखने को, उसका नेचर में ब्यूटी टू नेचर देखने को मिलता है हमें वेरिएशन। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। जो वेरिएबिलिटी है यानी कि जो विभिन्नताएं हैं, वो क्या है, वो फैक्ट है ऑफ नेचर की, जो प्रकृति की वो फैक्ट है, वो सच्चाई है। एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शंस। और जो इंडिविजुअल्स जो होता है, आर नो एक्सेप्शंस, वो मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो एक्सेप्शंस नहीं है, यानी अपवाद नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंस, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उसका, किसका, इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस का। एंड डोंट लाफ एट अदर्स, और किसी पर हमें हंसना नहीं चाहिए, ये नोट में फ्रेंड्स। दे वेरी दे वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक such as height, weight, strength, hair color, etc. ठीक है फ्रेंड्स। दे मे बी इंटेलिजेंट or dull, dominant or submissive, creative or not so creative, outgoing or withdrawn.
दिस लिस्ट ऑफ वेरिएशन कैन बी एंडलेस। तो जो वेरिएशन होता है फ्रेंड्स वो एंडलेस होता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या है? तो बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस। तो उसका जो किस बेस पे हम इंडिविजुअल्स डिफरेंस को देख पाएंगे फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जो इंटेलिजेंस बेस पे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इंटेलिजेंस बेस पे, दूसरा एप्टीट्यूड बेस पे, तीसरा इंटरेस्ट बेस पे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको कुछ खाना पसंद है, अगले आदमी को खाना कुछ पसंद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिलती है पर्सन्स में। पर्सनालिटी बेस पे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैल्यूज कल्चर बेस पे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। नोट, नोट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। यानी जो टीचिंग टेक्निक है उसमें जो क्या है यूनिफॉर्म यानी अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा जो क्लास होता है वो डाइवर्सिटी फुल होता है, उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, हर कल्चर से बिलोंग करते हुए बच्चे आते हैं, हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो टीचर होता है वो उसको क्या करना है, जो अपनी टीचिंग में मतलब कि एक तरह की टेक्निक का यूज नहीं करना है, उसे वैरायटी ऑफ टेक्निक का यूज करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। यानी जो टीचिंग टेक्निक फॉलो करना है, ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चे को ज्ञान प्रदान या ज्ञान का साझा करें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें टीचर को जो टेक्निक को यूज करना है वो मतलब कि वैरायटी ऑफ टेक्निक का यूज करना है, ठीक है। शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन गलत है, एक रूप अनुदेशन गलत है। शिक्षक के लिए यानी एक समान जो टेक्निक है वो यूज करना गलत है। और क्या करना है शिक्षक को? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदी अनुदेशन का करना, यानी जो टेक्निक है वो करना है, यानी वेरिएशन टाइप की टेक्निक यूज करना है हमें बच्चों के संग पढ़ाने में। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि अगर हम बच्चों का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें विभेदी अनुदेशन यानी जो जो ग्रुप बनाना है हमें बच्चों का, उसमें विभेदी यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। होमोजीनियस, होमो मतलब जीनियस नहीं, हमें होमो यानी जीनियस नहीं करना है, जीनियस लोगों का ही ग्रुप नहीं बनाना है फ्रेंड्स खाली। हमें हेट्रो यानी जीनियस बनाए, हेट्रो हमें क्या कराना है, हमें हेट्रोजीनियस बनाना है बच्चों को, हमें होमोजीनियस नहीं बनाना है, हमें हेट्रोजीनियस बनाना है बच्चे को। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स होता है सेम, लेकिन हेट्रो मीन्स होता है कि मतलब कि होमो मीन्स सेम होता है, हमें सेम मतलब कि जीनियस नहीं बनाना है, हमें हेट्रोजीनियस बनाना है बच्चों को। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं बनाना है, हमें सेम एबिलिटी का ग्रुप नहीं बनाना है। मान लो क्लास में इंटेलिजेंस दो ग्रुप बनाना है, तो आपने जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं जो बच्चे तेज हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया, और जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लूज होगा। यानी कि जो तेज बच्चे हैं आपने उन तेज बच्चों को मतलब एक ग्रुप में रख दिया, और जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमें वैरायटी, हमें मतलब कि डाइवर्सिटी रखना है, हमें सब सभी बच्चों को समान डील करना है, सभी बच्चों को समान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंटेलिजेंट बच्चों को अलग ग्रुप बना दिया और कमजोर बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस
दो भागों में बटा है, इनहेरिटेड यानी अनुवांशिक के रूप में, और एक्वायर्ड बेस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जो अनुवांशिक रूप से जो जो मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर देखते हैं किस कैसे होता है। उसमें फिजिकल आता है, मेंटल आता है और टेम्परामेंटल आता है, ठीक है। और जो एक्वायर बेस पे इंडिविजुअल डिफरेंस को हम देखते हैं चार भागों में, कैसे, सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल और इमोशनल, ठीक है फ्रेंड्स। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, persistence and vigor of goal directed of behavior, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से है फ्रेंड्स? पहला है इंटरनल यानी इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक जिसे एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य। ये दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम आंतरिक को क्या कहेंगे? लोकस ऑफ कंट्रोल यानी इंटरनल, और बाह्य को लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल, ठीक है। अतः आत्मा से लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल यानी आत्मा से लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल हो जाएगा, और आत्मा से क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आत्मा से इंटरनल हो जाएगा मोटिवेशन, और लोभ की दृष्टि से जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। मान लो आपने लोभ में किसी बच्चे से कुछ कहा कि बेटा आज ये काम करके लेके आना, तो हम आपको दो चॉकलेट देंगे। तो बच्चा वो काम कर तो लाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे वही बच्चा वो फिर सोचेगा कि टीचर हमें फिर दो चॉकलेट दे तभी मैं वो काम करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। तो हमें ये जो कि बैड होता है फ्रेंड्स, हर समय हमको मतलब कि रिवार्ड, सैलरी या मार्क्स के बल पर हमें कोई काम नहीं कराना है किसी बच्चे से, मतलब कि ठीक है। तो वो मोटिवेशन एक्सटर्नल हो जाएगा। वो मतलब कि फिर वो बच्चा आस लगा लेगा कि हम मुझे ये, अगर मैम अच्छे मार्क्स देंगी तभी मैं अच्छा, या दो चॉकलेट देंगी तभी मैं ये काम करके लाऊंगा। तो वो हर समय अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए हमें जो मोटिवेशन देना है वो इंटरनल रूप से देना है, यानी आंतरिक रूप से, जो जो आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट हो, उसे हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर, इसका उनका पूरा नाम फ्रेंड यहाँ पर लिखा है, आप देख लेना, का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह है। क्या है? नेशनल हाईवे की तरह है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। यानी कि आप जितना अच्छा मोटिवेट करेंगे किसी बच्चे को या मोटिवेशन देंगे, और वो मोटिवेट हो गया, तो उसका जो सक्सेस रेट है फ्रेंड, वो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। बच्चों में इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए, कि यानी कि हमें बच्चों में क्या कर बढ़ा किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसा जैसा कि फ्रेंड मैंने अभी ऊपर बताया भी ना, कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन का प्रयोग नहीं करना है बच्चे को मतलब कि उसके सक्सेस के लिए। आप क्योंकि आप रिवार्ड्स देंगे, मार्क्स देंगे, तो उससे वो मोटिवेट नहीं होगा। फिर वो क्या हो जाएगा? उस पर डिपेंड हो जाएगा कि अगर टीचर हमें ये देंगी तभी मैं ये काम करूंगा, टीचर मार्क्स देगी तभी मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, ऐसा कुछ है। तो हमें बच्चों को क्या करना है? इंटरनल मोटिवेट करना है, ताकि वो आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए या पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो सके। पढ़ने की इच्छुक उसके जो पढ़ने की इच्छा उसके आंतरिक रूप से जागृत हो, ताकि वो पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके और उसकी सक्सेस रेट फिर आगे बढ़ सके। अभिप्रेरणा का चक्र क्या है? तो जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है उसका चक्र क्या है फ्रेंड्स? तो साइकिल ऑफ मोटिवेशन का जो चक्र का ट्रिक फ्रेंड्स ये है, इसको देख लीजिएगा। एनडीए गार, एनडीए गार, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो एन से क्या हो गया? नीड हो गया, जिसमें आवश्यकता होती है फ्रेंड्स।
डी से हो गया ड्राइव जिसे हम प्रणोद कहते हैं, ए से हो गया आपका अराउजल जिसे उत्तेजना कहते हैं, जिसे स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं फ्रेंड आपको। फिर जब अराउजल होगा तो क्या होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, दिशा निर्देशित व्यवहार करेगा फ्रेंड। फिर उसके बाद उसको क्या मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, यानी उपलब्धि जब मिलेगी तो उसकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी, यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल। फिर यही प्रक्रिया फिर हो जाएगी, फिर उसको किसी चीज की नीड होगी, फिर ड्राइव करे होगा, फिर अराउजल उसके अंदर बढ़ेगा, फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, फिर अचीवमेंट प्राप्त करेगा, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी उत्तेजना में कमी होगी। तो ये प्रोसेस ये चलता रहता है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1995 में हुई थी। फिजिकल नीड्स और शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल नीड्स यानी अस्तित्व की जरूरत, जो हमारा सर्वाइवल ऑफ नीड्स है वो क्या है फिजिकल नीड्स में, वो क्या है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, स्लीप स्लीप है, मिड डे मील है, ये सब हमारे क्या है, सर्वाइवल ऑफ क्या है फ्रेंड्स, नीड्स हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं अब्राहम मैस्लो का जो नीड्स ऑफ हायरार्की उन्होंने दिया है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं यहाँ। तो मैस्लो को आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का को हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स यहाँ मिट गया है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं फिर से बना देता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तो मैं बहुत जल्दी, अगर थोड़ा सा लाइन में टेढ़ी हो जाए तो फ्रेंड माफ़ करिएगा मुझे, क्योंकि जल्दी में बना रहा हूँ, हो सकता है लाइन टेढ़ी हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स। मैंने इसको पहले से बना के रखा था, लेकिन ये फ्रेंड्स मिट गया, इसके लिए सॉरी। चलिए बन गया है, तो हम इसको देख लेते हैं मैस्लो का नीड्स ऑफ हायरार्की। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया है, नीड्स ऑफ हायरार्की में क्या दिया है, उन्होंने क्या है, फिजिकल नीड्स, पहला जो स्टेप है फ्रेंड, उन्होंने फिजिकल नीड्स को दिया है। इसमें क्या है, व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकताएं वो मतलब पहली क्या होती है, एयर होती है, वाटर होता है, फूड होता है, शेल्टर होता है, स्लीप होता है, क्लॉथिंग्स होती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, यानी ये सब उसकी क्या है, बेसिक नीड्स है, यानी किसी पर्सन की या किसी व्यक्ति का ये क्या है, बेसिक नीड्स है। फिर उसके बाद जब ये पूरी हो जाती है तो फिर हमको क्या, किस चीज़ की नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें सेफ्टी की नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, और फिर पर्सनल सिक्योरिटी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है, फिर रिसोर्सेस होते हैं, फिर हेल्थ और प्रॉपर्टी को हम की आवश्यकता हमें होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब ये सब हो जाता, आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद फिर क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंग, फिर वो रिलेशनशिप वगैरह में पड़ता है। फिर उसके बाद प्रेम एवं व अपनत्व की आवश्यकताएं उसको होती है, फ्रेंडशिप बनाता है, इंटीमेसी होता है, फैमिली होता है उसका, फिर सेंस ऑफ कनेक्शन। फिर उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाता है, उसके बाद उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, फिर सम्मान की आवश्यकता उसको होती है, फिर रिस्पेक्ट जिसमें आता है, सेल्फ स्टीम आता है, स्टेटस आता है, फिर रिकग्निशन आता है, स्ट्रेंथ आता है, फ्रीडम आता है। ये सब उसकी क्या होती है, चौथे स्टेज में, उस स्टेज में उसको इस चीज़ की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाता है, फिर कैरियर कैरियर वगैरह खोज लेता है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। फिर क्या होता है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि फिर उसको ये, अगर ये सब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर वो क्या प्राप्त कर लेता है, आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अब्राहम मैस्लो ने अपने नीड्स ऑफ हायरार्की में एक दो तीन चार पांच स्टेज बताए हैं फ्रेंड्स। ठीक है।
5 स्टेज बताएं। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। तो आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आईक्यू मींस इंटेलिजेंस क्वाइशन, कोटेशन देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि जिसे हम कहते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ जर्मन बोर्न थ्योरेटिकल physicist and philosopher of science whose estimated IQ score is about 160 points। कितने पॉइंट्स दिए हैं? 160 पॉइंट। स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल। तो ये जो जो पूरा है फ्रेंड्स, जो स्केल है वो किसने दिया है? स्टैनफोर्ड बिनेट ने दिया है। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो स्केल्स, जो इंटेलिजेंस स्केल्स में कितने कितने आईक्यू लेवल के कौन कौन से इंटेलिजेंस आते हैं, मतलब इंटेलिजेंस पर्सन्स आते हैं। तो ईडियट का जो क्राइटेरिया है बिलो टू 20, ठीक है। फिर एम्बेरिसिल में आते हैं 20 टू 49 आईक्यू लेवल तक के बच्चे आते हैं। फिर मोरोन को 50 टू 69 तक के मोरोन को में आते हैं इंटेलिजेंस आईक्यू में। फिर बॉर्डर लाइन डिफेंसीज क्या है? 70 टू 79। फिर डल बुद्धि वाले यानी डल इंटेलिजेंस वाले का 80 टू 89 के बीच में आते हैं। फिर एवरेज इंटेलिजेंस वाले 90 टू 109 के बीच में आते हैं। फिर सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले 110 टू 190 में आते हैं। फिर वेरी सुपीरियर जो होते हैं चाइल्ड, वो 120 से 139 के बीच में आते हैं। फिर जीनियस जिसे हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, वो ओवर 140 के अबव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजर से हुई है। इंटेलिजर से हुई है जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड होता है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, यानी कि जो हेरिडिटी होती है फ्रेंड्स, वो इंटेलिजेंस उससे ज़्यादा प्रभावित होती है हेरिडिटी से। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडाप्ट एंड लर्न। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम बायोलॉजिकल एज इज इक्वल टू 100, सॉरी फ्रेंड, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू हम आईक्यू निकाल सकते हैं ये सूत्र के द्वारा। जैसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चों जैसा काम करता है, तो उसका आईक्यू क्या होगा फ्रेंड्स? तो हम आईक्यू बराबर 12 अपॉन 10 फिर मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे तो 120 आ जाएगा फ्रेंड। तो एवरेज आईक्यू 90 टू 110, तो ये 120 एवरेज में आ गया। ठीक है फ्रेंड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? CA इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। ठीक है फ्रेंड्स। इन 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दी? इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ यानी पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर सिमोन ने दिया है। ठीक है। इन 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है। इन 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो विलियम स्टर्न ने या स्टम ने के द्वारा दिया गया है। विलियम स्टम के द्वारा दिया गया है आईक्यू का कॉन्सेप्ट। सृजनात्मकता और बुद्धि यानी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस क्या है? Researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive, यानी सकारात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स। जो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज अ पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक
जो रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स के दोनों के बीच में। Terman in the 1920s found that persons with high IQ were not necessarily creative, यानी कि अर्थात हर एक IQ यानी हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक हो यह आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। यही चीज यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि हर हाई IQ वाला बच्चा क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है। क्रिएटिव के तत्व यानी एलिमेंट्स, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। FFOE, एफ से हो जाएगा फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह, एक एफ से हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी जिसे लचीलापन कहते हैं, एक ओ से हो जाएगा ओरिजिनल यानी मौलिकता, और ई से हो जाएगा एलेबोरेशन यानी विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जीपी गिलफोर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया है। तो कौन कौन से दो भाग हैं? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम आपसारी सोच या अपसारी चिंतन बोलते हैं इसमें। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को अभिसारी चिंतन या अभिसारी सोच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या क्या होता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है ओपन एंडेड थिंकिंग होती है फ्रेंड्स, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, क्लोज एंडेड थिंकिंग होता है फ्रेंड्स। डाइवर्जेंट थिंकिंग में और क्या होता है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी होता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है वो किससे रिलेटेड होती है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बच्चा सोचता है या थिंक करता है। ठीक है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग किस चीज के लिए होती है फ्रेंड, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए होती है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में मल्टीपल सोल्यूशन होता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में लिमिटेड सोल्यूशंस होता है। नोट में देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है, अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा। ये जान लीजिए कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा वो जरूरी नहीं हर व्यक्ति डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्रिएटिव हो। ठीक है। परंतु जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है वो आप सारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग अवश्य रखता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा, ये नोट में इसीलिए लिख दिया है फ्रेंड। और फ्रेंड्स इसमें हम देख लेते हैं कि जो गिलफोर्ड हैं उन्होंने थ्री मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी बताया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी बताया है, जिसे डायमेंशनल थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल थ्योरी भी कहते हैं, जिसे बौद्ध मॉडल की संरचना विकसित कर की है, बौद्ध मॉडल की संरचना विकसित की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मेंशन करना भूल गया, तो इसको आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जेपी गिलफोर्ड ने थ्री थ्री डी मॉडल यानी थ्री डी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को दिया है। थ्री डी मॉडल यानी फ्रेंड्स एक मिनट थ्री एक मिनट थ्री थ्री डी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, जिसे हम बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बोलते हैं। तो थ्री डायमेंशनल थ्योरी जिसे बोलते हैं, और एक और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल थ्योरी बोलते हैं। दो दो नाम है फ्रेंड, उसका याद रखिएगा। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बौद्ध मॉडल की संरचना विकसित। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कितना फैक्ट जो फैक्टर्स दिए हैं, उन्होंने पहले वन एक मिनट फ्रेंड्स 120 फैक्टर्स दिए। फिर उसके बाद उन्होंने 150 फैक्टर्स दिया।
फिर अब लेटेस्ट में उन्होंने कितना दिया है फ्रेंड्स, उन्होंने लेटेस्ट में वन, एक मिनट फ्रेंड, वन 180 फैक्टर्स दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो पॉइंट जरूर याद रखना फ्रेंड्स। पहले उन्होंने एक 120 फैक्टर्स बताया, फिर उसके बाद 150 फैक्टर्स बताया, फिर अब लेटेस्ट में 180 फैक्टर्स उन्होंने बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। जेपी गिलफोर्ड में ये दो पॉइंट जो मैंने अभी बताया उनको मतलब लिख लीजिएगा, चाहे अपने नोटबुक में, यह याद रखिएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटेलेक्चुअल ब्राइट, यानी कि 140 प्लस आईक्यू, बौद्धिक रूप से उज्जवल, एग्जाम्पल आइंस्टीन महोदय। टैलेंटेड बच्चा कौन होता है? जैसे सचिन तेंदुलकर। क्रिएटिव बच्चा कैसे होते हैं? जैसे एमएफ हुसैन। गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध पाठ्यचर्या यानी इनरिच्ड कैरिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कॉन्टेक्स्ट हो। ठीक है, उसे गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में रखते हैं। और उनको कैसे चाहिए? अकॉर्डिंग टू चैलेंजिंग टास्क चाहिए। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको कैसा चैलेंज चाहिए? चैलेंजिंग टास्क उनको चाहिए। इंटेलेक्चुअल ब्राइट बच्चों को HOTS, जिसे फुल फॉर्म हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए उनको। जो इंटेलेक्चुअल ब्राइटली जो बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो बच्चे होते हैं उनको क्या कैसे मतलब की स्किल चाहिए? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए उन्हें, उन्हें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने बताया? सॉल्वे एवं मायर ने इंट्रोड्यूस किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डैनियल गोलमैन ने लिखा है। एरिस्टोटल, अरस्तु का वचन यानी जो है, जो कोट है, वो कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं और सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाएं, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? अरस्तु ने कहा है। वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी है फ्रेंड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या है? तो सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, एम्पैथी यानी समानुभूति, टू पुट योर सेल्फ इन समबडीज शूज, शोज मतलब सेल्फ रेगुलेशन स्वनियंत्रण, कॉग्निशन एंड इमोशन संज्ञान एवं संवेग यानी बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशात्मक होते हैं, वह इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड दोनों होते हैं, यानी कॉग्निटिव और इमोशन। मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर में ही बताया कि कॉग्निटिव और इमोशंस कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी पॉइंट लिखी है फ्रेंड्स, इंटर रिलेटेड यानी अंतः संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर कॉग्निटिव इमोशंस को प्रभावित करेगा तो इमोशंस कॉग्निटिव को प्रभावित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते हैं। कब? जैजोन प्रभावित नहीं करते हैं। किसने कहा है? जजोक ने कहा है, जजोक ने कहा है। जजोक के अनुसार क्या है? इमोशंस एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हैं। जजोक ने क्या बोला है? कि कॉग्निशन एंड इमोशन स्वतंत्र हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करती है। कौन कौन से संयोजन है? तो हाई क्रिएटिविटी यानी उच्च रचनात्मकता, और हाई कमिटमेंट यानी उच्च प्रतिबद्धता, और हाई एबिलिटी यानी उच्च क्षमता, ये संयोजन है फ्रेंड्स।
और जो बीच में जो खाली स्थान है उसे रेनजुली के यानी ACC या गिफ्टेड होगा, यानी 3 रिंग मॉडल इसे बोलते हैं, इसे थ्री रिंग मॉडल बोलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? तो गार्डनर महोदय ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो कितने प्रकार की उन्होंने बुद्धि को बताया है? 8 टाइप्स वेरीफाइड बाय एनसीईआरटी, यानी 8 टाइप्स की बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है यहाँ पर। तो ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर स्वतंत्र, यानी कि जो इंटेलिजेंस है, जो हर प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, बुद्धि कई प्रकार की होती है, या कोई एक क्षमता नहीं है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार के हो सकता है। सही बात है फ्रेंड्स, अधिगम भी कई प्रकार का हो सकता है। तो 8 टाइप्स की बुद्धि में कौन कौन सी बुद्धि उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहली टाइप की जो बुद्धि का उन्होंने बुद्धि को बताया है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें भाषाई बुद्धि आते हैं, जिसमें भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति आते हैं। जिस प्रकार इसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर को रख लेंगे, स्वामी विवेकानंद को रख लेंगे। उनके पास भाषाई बुद्धि थी, तभी तो वो देखते थे कितनी बढ़िया स्पीच बोलते थे फ्रेंड्स। तो स्किल्स इन्वॉल्व इन द इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, रीडिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग। तो इस प्रकार की उनके अंदर क्षमताएं होती है। क्या? रीडिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, वाद विवाद यानी डिस्कशन। तो इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल तर्कपूर्ण बुद्धि वाले में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं? जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिनकी IQ लेवल 140 के अबव थी। और APJ अब्दुल कलाम को हम रख लेते हैं। तो इस प्रकार के जो लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में आते हैं साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर एंड लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट, यानी कि साइंटिस्ट आ गए, नोबेल प्राइज पर्सनालिटी के व्यक्ति आ गए। ठीक है फ्रेंड्स। नोबेल प्राइज विनर वाले जो व्यक्ति होंगे वो आ जाएंगे किसमें? लॉजिकल मैथमेटिकल तर्कपूर्ण बुद्धि के श्रेणी में। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि में कौन कौन से आते हैं? तो सेलर्स आ जाएंगे, जो नाविक होते हैं। स्कल्पचर्स यानी मूर्तिकार आ जाएंगे, पेंटर्स आ जाएंगे, और आर्किटेक्चर आएंगे, इंटीरियर डेकोरेटर्स आ जाएंगे, और कैटोग्राफर्स आ जाएंगे, जो मानचित्र निर्माण करता होते हैं वो आ जाएंगे, पायलट्स आ जाएंगे, सर्जन आ जाएंगे। ये स्पेशल इंटेलिजेंस बुद्धि वाले व्यक्तित्व होते हैं फ्रेंड्स, व्यक्ति होते हैं। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं AR रहमान जी, सोनू निगम जी, लता मंगेशकर जी। तो इस प्रकार के जो बुद्धि वाले व्यक्ति आ जाते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की श्रेणी में। बॉडी काइनेस्थेटिक में किस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति आ जाते हैं? तो सर्जन, पायलट, कॉमन एथलीट, डांसर, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्टिक, सर्जन और पायलट्स ये। लेकिन एक नोट में याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर पेपर में सर्जन एंड पायलट आ गया तो ये कॉमन है, आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। स्पेशल में भी, स्पेशल इंटेलिजेंस में भी सर्जन और पायलट देखने को मिलेंगे, और बॉडी को एनेस्थेटिक में। लेकिन आपको इस सबसे ज़्यादा महत्व किस पे देना है? स्पेशल बुद्धि वाले पे। यानी कि अगर सर्जन और पायलट्स आए तो आपको इनको बॉडी काइनेस्थेटिक में नहीं रखना है, इनको स्पेशल इंटेलिजेंस में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक्यूरेट सही होगा। उसमें आपको स्पेशल इंटेलिजेंस वाले में सर्जन और पायलट्स को रखना है, बॉडी काइनेस्थेटिक में नहीं रखना है।
इंटरपर्सनल यानी इंटेलिजेंस वाले यानी अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले में जब हम ये ध्यान रखते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरों की क्या इच्छा है, तो जब हम ये चीजों का ध्यान रखते हैं तो वे किस श्रेणी में आ जाते हैं, इंटरपर्सनल की श्रेणी में। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मदर ट्रेसा हो गई, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इंटरपर्सनल के श्रेणी में आ जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर आर लाइक टू प्रोसेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रापर्सनल किसे कहते हैं, जिसमें सेल्फ, ठीक है फ्रेंड, जिसमें सेल्फ, जब हम अपनी इमोशंस, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जब हम अपना विकास करना चाहते हैं, तो उसको हम इंट्रापर्सनल की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, सेल्फ यानी खुद से, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी, एरिस्टोटल, साधु गुरु, फिलोसफर और लॉर्ड बुद्धा, ठीक है फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध की फोटो भी यहाँ लगी है इसीलिए लगा दी है। नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होते हैं, हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट और बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बर्ड वैचर्स पोसेस मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले होते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, फार्मर होते हैं, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे त्रिबुद्धि सिद्धांत, ट्राइकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट की क्लास में रखेंगे। तो अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी मुझे मोटिवेट करने के लिए बस इतना काम करिएगा कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मुझे भी इंटरनल मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।